जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि आपका हिंदी का पेपर हो गया है और बहुत ही अच्छा आपका पेपर हुआ होगा। अब हम लोग पूरे मन से लग जाएंगे मैथमेटिक्स के पेपर को बेहतर करने के लिए। तो आइए आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि मैथ के किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे और किस प्रकार से प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करके अपना आंसर सही से टिक करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। आज हम आपके लिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और जब इस 40 क्वेश्चनों को आप सब हल कर लेंगे तो मैथ से डर बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का तो मान हम लोगों से पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर देने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि द्विघात जो समीकरण होता है ना, इसकी तुलना हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर लेते हैं। तो जब तुलना करेंगे तो ए का गुणांक यहाँ पे 1 मान लेंगे तो a का मान 1 हो जाएगा आपका, b का मान आपका 1 हो जाएगा और c का मान आपका क्या होगा -2 हो जाएगा। जब आपको a, b और c का मान निकल गया तो क्या करते हैं हम लोग कि 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान हमें बताना है। तो बीटा का 1 में गुणा कर देंगे, अल्फा का 1 में गुणा कर देंगे। तो बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा इंटू का हो जाएगा बीटा, या ऐसी चीज को लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा इंटू बीटा। प्यारे बच्चों, मूलों के योगफल का जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो यहाँ पे से ए जब हमारा कट जाएगा तो माइनस बी अपन क्या बच जाएगा सी। तो अब क्या करेंगे, b और c के मानों को अगर रखते हैं हम लोग तो b का मान यहाँ पे 1 है तो पहले से माइनस है तो -1 अपान c का मान क्या है c का मान क्या है तो -2 है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो 1/2 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग शून्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यह हमने आपको बताया कि मूलों का जो योगफल होगा, मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पता होना चाहिए कि मूलों के योगफल का सूत्र क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा आपका सी अपान ए होता है। तो इस प्रकार से हम लोग योगफल और मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल के मदद से हमने 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात किया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सब क्वेश्चन को आप क्या करेंगे कि पेन और एक कॉपी लेकर बैठेंगे और पेन और कॉपी की मदद से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को नोट करेंगे और हल करने का पूरा अच्छी तरीके से प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन यही है आपका कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार के बेलन हैं। तो मान लेते हैं कि दो बेलन है, पहला बेलन ये दूसरा बेलन। तो पहले बेलन की ऊंचाई को हम स्मॉल h मान लेते हैं और दूसरे बेलन की ऊंचाई को कैपिटल H मान लेते हैं। इसी प्रकार से पहले बेलन की त्रिज्या को स्मॉल r और दूसरे बेलन की त्रिज्या को कैपिटल R मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो त्रिज्या है ना, तो त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दिया है, यानी अनुपात का अर्थ बटा होता है। तो R इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि
स्मॉल आर संबंध है कैपिटल आर इक्वल टू 2/3 या संबंध का अर्थ क्या होता है बटा, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर बराबर 2 में कितना हो गया 3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 संबंध है 3 लिख सकते हैं। तो इसको 2 में क्या लिख देंगे 3, तो ये तो हो जाएगा कि त्रिज्याओं का अनुपात हो गया। फिर इसकी ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है, यानी स्मॉल h बटा में कैपिटल H का जो मान है वह 3/2 दिया है। अब आपको पता है कि बेलन की ऊंचाई 2 है, बेलन की त्रिज्या भी 2 है, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है, इधर से हम आपको क्लियर कर देते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पहले बेलन के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच और दूसरे बेलन के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। तो यहाँ पर पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल एच बाई कैपिटल एच हो जाएगा। सभी मानों को अगर रखते हैं स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का मान 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 3/2 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 और 3 तिली के का होता है 9, यहाँ पे 3/2, तो 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में कट जाएगा, और 3 से 9 को काट देंगे 3 तिली के 9, तो यानी हमको क्या मिल जाएगा, तो 2 में यहाँ पे 3 मिल जाएगा, और 2/3 को क्या लिख सकते हैं 2 संबंध 3 लिख सकते हैं। यानी कि यदि बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 संबंध 3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3 संबंध 2 है, तो उनके आयतनों का जो अनुपात होगा वो 2 संबंध 3 होगा। ये राइट आपका एक करेक्ट आंसर है। चलिए, किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले आप फार्मूला बिल्कुल याद कर लेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला आपका लग रहा है। चलिए, अगला आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई कड़ी में 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये आपको पता है कि ऊंचाई और दूरी का एक क्वेश्चन है। तो आप जैसे सबसे पहले उन्नयन एक यहाँ पे एक कोण बना लेंगे इस प्रकार से करके, और मान लेते हैं कि माना कि उन्नयन कोण हमारा थीटा है। कहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की कड़ी में 3 है, तो अगर इस ऊंचाई को हम लोग h मान लेंगे तो इसकी छाया यहाँ पे पड़ेगी, तो छाया ऊंचाई का कितना गुना है, कड़ी में 3 गुना है, तो कड़ी में 3 इंटू h हो जाएगा। तो ये लंबाई है और ये आपका आधार हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब। ये वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो लंब और आधार का जो संबंध होता है वो tan थीटा के बीच बनता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है। तो लंब आपका h है, आधार आपका कड़ी में 3h है। h से h को काट देंगे तो बराबर को tan थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 में कड़ी में 3, 1 कड़ी में 3 10 में किसका मान है, तो 10 30 अंश का मान है। यहाँ पे 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो थीटा का मान कै डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी आपका यहाँ पर जो सूर्य का उन्नयन कोण बना है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री का होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आज ही आप तैयार कर लेंगे। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है आपके सामने, गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो गोले की त्रिज्या मान लीजिए r का मान 7 सेंटीमीटर है, तो आयतन पूछा है, तो गोले के आयतन का फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या r का मान 7 है, 7 गुणते 7 गुणे 7, तो 7 से 7 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आज जब इसको फाइनली हम लोग गुणा कराएंगे, हमने कैलकुलेट किया है, जब फाइनली आप गुणा करेंगे इसको, तो इसमें से कोई भी एक आपका विकल्प होगा। तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन से ये सीखा है कि गोले की अगर त्रिज्या दे दिया जाएगा, तो गोले का आयतन आपसे पूछा जाएगा।
तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन ए दिया है, रेखाखंड एक AB है, इसका मध्य बिंदु P 2,4 है। यदि B को नियामक 6,2 है तो A का नियामक मान A का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मान लेते हैं कि यह एक रेखा है, तो इस रेखा की लंबाई को हम A और B से लिख देते हैं। चाहे रेखा का एक बिंदु A प्रारंभिक बिंदु A और अंतिम बिंदु B मान लेते हैं, और इसका मध्य बिंदु हम लोग P मान लेते हैं। मान लेते हैं कि बिंदु A का निर्देशांक x, y है, बिंदु B का निर्देशांक 6, 8 है, और इसका मध्य बिंदु P 2, 4 है। तो x, y है 6, 8, मध्य बिंदु P 2, 4 है। यह A का निर्देशांक x और y है माना हमने, तो इसको हम x1 और y1 नाम दे देंगे, b को x2 और y2 और मध्य बिंदु p को x और y नाम दे देंगे। तो आपको पता है कि मध्य बिंदु को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो x = x1 + x2 / 2 होता है। तो x का मान यहाँ से 2 रख लेंगे और x1 का मान हम x रख लेंगे और x2 का मान 6 रख लेंगे, और टोटल बटा में 2 हो जाएगा, तो 2 दूना के 4, x धन 6 हो जाएगा। तो आपका प्लस से इधर जाएगा तो -6 धन 4 बराबर x, तो x का मान कितना आ जाएगा -2। इस प्रकार से x का मान आ गया, तो x का मान -2 आ गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे विकल्प में खोज लेंगे, अगर आपके पास समय कम है तो x का मान -2 है तो -2 हो ही गया पहला मान x का, तो x का पहला मान 2 है, -2 0 0 है, तो पहले का आ गया -2 और -2 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी y का आप मान निकालेंगे तो क्या आएगा -2 का मान 0, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ए है कि 8 sec² a - 8 tan² a का मान क्या होगा। आप इस पूरे में से 8 को कॉमन ले लेंगे, त्रिकोणमिति कॉमन ले लेंगे, तो आपका sec² a - tan² a हो जाएगा। त्रिकोणमिति की जो प्रथम सर्वसमीका होती है sec² a - tan² a = 1 होता है, तो 8 × 1 = कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p x का एक शून्यक -2 है तो p का मान क्या होगा। अगर जहां पर भी कह दे कि एक शून्यक अगर दे दे, इसका मतलब कि वो x का मान होगा, y के रूप में पोलिनोमियल्स बहुपद होगा तो y का ही मान होगा। तो यहाँ पे आप x के जगह पे क्या रख लेंगे -2 रख लेंगे, तो p ऑफ -2 का स्क्वायर + 3 ऑफ -2 + p = 0, -2 का स्क्वायर 4, 4 का p में गुणा कर देंगे 4p हो जाएगा, प्लस का -3 दूना के 6 प्लस का p हो जाएगा, 4p या प्लस p 5p, माइनस से इधर जाएगा तो क्या होगा +6, तो p बराबर कितना आ जाएगा तो 6/5 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, इसको आप ध्यान देंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे पेज आपका समाप्त हो गया। चलिए क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और 3 है। तो 5 एक को अल्फा मान लेंगे और दूसरे को बीटा मान लेंगे, और द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का फार्मूला देख लेंगे। तो आपका क्या होता है द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए सूत्र, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा हो जाएगा। x² - अल्फा का मान 5, बीटा का मान 3, x अल्फा का मान 5, बीटा का मान 3, x² - 5 3 8x, 5 3 कितना हो जाएगा 15, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपका कोई ऑप्शंस मिल रहा हो तो ठीक है, इसमें से ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कहा है, यदि वृत्त की जीवा की लंबाई, तो वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा, तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का होगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितने का हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। देखते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि द्विघात बहुपद bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 का विवितकरण क्या होगा। तो आप जानते हैं कभी भी अगर विवितकरण की बात कहेगा तो सबसे पहले दिए हुए समीकरणों को आप किसी एक द्विघात समीकरण जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप तुलना कर लेंगे और तुलना करके ही अपना आंसर देंगे। और विवितकरण का फार्मूला होता है कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे जैसे बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी है, तो जब इसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे तो a का मान b, b का मान a, c का मान c हो जाएगा। तो आपका विवितकरण का फार्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो अब देखिए b का मान क्या है, a है, तो a स्क्वायर माइनस 4, a का मान b, c का मान c, तो a स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। यानी a जो आपका आंसर होगा a स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर, ये तो मुख्य फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 4bc होगा। तो इसमें से आपका ये भी नहीं आंसर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी आपका इनमें से जो कोई नहीं वाला विकल्प है वो आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, या तो nवां पद पूछा जाए, नहीं तो n पदों के योगफल का सूत्र पूछा जाए। तो इसके दो ही सूत्र होते हैं। अगर अंतिम पद दिया हो तो योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2a प्लस l होता है। अगर अंतिम पद का जिक्र न हो तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाले सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसा कि एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योगफल क्या होगा। तो मान लीजिए श्रेणी का प्रथम पद a का मान आपका 5 है, सर्वांतर d को बताने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को कम करते हैं, तो 8 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 24 पदों का योग पूछा है, तो 24 बराबर यानी n, पहले n पदों के योगफल का सूत्र देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो 24 पदों का योग पूछा है, यानी n के जगह पे हम लोग 24 लिख देंगे। तो 24 बटा में 2, 2a का मान 5 प्लस 24 माइनस 1 d का मान 3, 2 से 24 को काट देंगे 12, 2 5 10, धन 24 माइनस 1 23 गुणे 3, तो 23 का 3 में गुणा करके 10 को जोड़ देंगे और जो भी आएगा उसमें 12 से अगर हम लोग गुणा करा देते हैं तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो 948 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से इस समांतर श्रेणी के 24 पदों का योगफल हम लोगों ने ज्ञात किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। समांतर श्रेणी के योगफल का या nवां पद का सूत्र आपको बिल्कुल याद रखे रहना है। इस पर सवाल आपसे किसी भी हर हाल में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 90 अंश तो sec a का मान क्या होगा। तो देखिए 3a बराबर 90 अंश तो sec a का मान आप लोगों से पूछा है। तो बाबू 3a बराबर 90, तो सबसे पहले आप क्या कर देंगे कि a का मान निकालेंगे तो 90 बटा में 3, माने 3 गुणा से इधर आएगा भाग, 3 से 90 को काटेंगे 30 हो जाएगा, a का मान 30 हो गया। अब जानते हैं sec a, तो sec a का मान रख देंगे 30 डिग्री। अगर चाहें तो डायरेक्ट sec 30 अंश का मान अगर याद रखे रहें तो sec 30 अंश का मान 2 बट्टा कड़ी में आपका 3 होता है, चाहे आज sec 30 हो गया, sec का उल्टा cos होता है, तो sec 30 बराबर 1 बट्टा में cos 30 हो जाएगा। 1 बट्टा में cos 30 अंश का मान कड़ी में 3 बट्टा में 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बट्टा में क्या होगा, कड़ी में 3। ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो क्रमिक का मतलब क्रम से आने वाला, जैसे 2 और आपका 4 हो गया तो 2 का फैक्टर महत्तम में कम से कम संख्या होती है, तो 2 को 2 के घाते 1, 4 को 2 के घाते 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से 2 और 4 का जो महत्तम हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी छोटा अंक। तो चाहे आप जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक में जो अंक कॉमन होता है उसको एक बार लिया जाता है, तो आपका 2 ही कॉमन होगा, यानी ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी आपका विकल्प नंबर जो 2 होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है cos थीटा इंटू टेन थीटा का मान क्या होगा। तो cos थीटा इंटू टेन थीटा का मान पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि ये cos थीटा है, यहाँ पे प्यारे बच्चों cos थीटा है, और टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो sin थीटा, और बटा में क्या होगा cos थीटा। इसको इससे काट देंगे तो आपका केवल बच जाता है sin थीटा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, sin थीटा होगा। चलिए, अगर स्पीड हम आपको थोड़ा धीमे धीमे क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर स्पीड मेरी स्लो आपको लग रही होगी तो आप अपना स्पीड अपने स्मार्टफोन से बढ़ा लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान क्या होगा, इसको बताइए। तो अगर आप जानते हैं पाइथागोरस का प्रमेय होता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो सम्मुख कोण का मान क्या होगा। यानी कि पाइथागोरस का प्रमेय एक आता है कि जो बड़ी भुजा जैसे कर्ण होती है इसका वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण के सामने की, यानी ये जो भुजा है 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये वाला कोण कितने का होगा, 90 अंश का। कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया गया था। उसी प्रकार से क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC मीन डिफरेंट त्रिभुज DEF BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC, यहाँ पे त्रिभुज PEF मान लेते हैं। BC 3 सेंटीमीटर का, EF आपका 4 सेंटीमीटर का है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC बटा में त्रिभुज आपका यहाँ पे जो है वो PEF है बराबर BC का वर्ग बटा में CF का वर्ग। तो BC का मान 3, CF का मान 4, 3 बटा 4 का वर्ग, 3 तिली का 9, 4 चौके 16। इसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे दिया था कितना, 54, अब बटा में त्रिभुज PEF का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, PEF। अच्छा, चलिए यहाँ पे हम, ये आपका P नहीं है, आपका D है। क्या है, D है। तो DEF का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ये भी D है। तो DEF बराबर माने 54 बटा में त्रिभुज DEF बराबर 9 बटा में 16, 9 से 54 को काटेंगे, 9 छक्के 54 और 16 छक्के इसका इसमें गुणा कर देंगे, 16 छक्के 96। तो जो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा वो 96 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना होगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अंदर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, इसलिए स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 हो जाती है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा में DE इक्वल टू BC बटा में EF, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कब समरूप होने के चांसेस यही हैं कि संगत, अगर समरूप तभी हो सकते हैं या तो त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए,
तो त्रिभुज की दो भुजा एक कोण बराबर हो जाए, तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज डी ई एफ में भुजाएं ए बी बटा में डी इक्वल टू बी सी बटा में ई एफ है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कब समरूप हो सकते हैं? जब कोण बी का मान कोण ई के का हो जाए, बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में त्रिभुज का होगी आपकी समरूप होगी। अगला क्वेश्चन है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी में जहां कोण सी समकोण है तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह त्रिभुज ए बी सी है, इसमें पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और कह दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है, यानी बीसी भुजा का मान एसी भुजा के बराबर हो जाए, यही बीसी एसी के इक्वल हो जाए, तो ए बी आपका क्या है? तो ए बी कर्ण है, यानी कर्ण ए बी कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तब ए बी स्क्वायर इक्वल टू आधार आपका क्या है? आधार BC, तो BC का स्क्वायर, और लंब क्या है? AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे BC का मान AC के बराबर है, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और दोनों को जोड़ देंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2AC का स्क्वायर हो जाता है। एक इस टाइप का वृत्त से क्वेश्चन आपका इस साल बनेगा, ज्यादा वृत्त से क्वेश्चन आपके बनेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इस पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB के बीच का कोण 80 अंश है, तो कोण POA का मान क्या होगा? तो कोण POA का मान पूछ रहा है, तो एक y बिंदु P है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे, एक स्पर्श यहाँ पे, इसका मध्य बिंदु O हो गया, और यहाँ से जो कोण बन रहा है वो 80 अंश का है। तो आपको पता है कि एक कोण P कोण A, ऐसे कर सकते हैं, कोण P कोण A कोण O और कोण B, ये जो एक चतुर्भुज बन रहा है, इसके चारों कोणों का योग 360 हो जाएगा, तो P का मान 80, A का मान आपका 90, O और प्लस कोण B का मान कितना है? तो कोण B का मान 90 बराबर 360, तो जब इसको टोटल को जोड़ेंगे 90 90 और 80 तो 260 प्लस कोण A बराबर 360, तो कोण A का मान अगर हम लोग निकालना चाहें तो कोण A इक्वल टू जो कोण A का मान हो जाएगा 360 माने 260 यानी कि 100 हो जाएगा। इसी 100 का आधा कर देंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा आपका? 50 डिग्री, यानी आधा ही तो पूछा है ना, ये आधा मान क्या होगा? यानी कोण POA का मान पूछा है, तो POA का मान कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। एक और एक क्वेश्चन है इसी टाइप का, इसको आप लोग देख लेंगे, एथेल्स के प्रमेय पर आधारित है, इसको हमने बताया। इस क्वेश्चन को समांतर श्रेणी से देखिए, फिर एक क्वेश्चन आ गया, कल भी आपसे 27 तारीख को भी समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समांतर श्रेणी 8, 10, 12, 8, 10, 12 का 10वां पद क्या होगा? तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद A का मान आपका, जो प्रथम पद A का मान है वो 8 दिया है, और सर्वांतर D का मान बताने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को कम करते हैं, तो D बराबर 10 माइनस 8 यानी कि 2 हो गया। तो 10वां पद का फार्मूला, तो जैसे nवां पद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 10वां पद अगर यहाँ से निकाले तो A10 बराबर A प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9D हो गया। A का मान 8 है, 9, D का मान आपका 2 हो गया, तो 8 9 दूनी 18, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा? 26, यानी समांतर श्रेणी का इस प्रकार से जो आपका 10वां पद होगा वह 26 होगा। एक समीकरण वाला क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा कि यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2k x प्लस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल x है तो k का मान क्या होगा? डायरेक्ट आपको हमने बताया है कि जहां पे मूल की बात आएगी तो x के जगह पे आप
के का मान रख देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 के एक्स का मान 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना के 4 के प्लस 4 बराबर 0, तो 4 4 8 धन 4 के बराबर 0, तो 4 के बराबर प्लस 8 इधर जाएगा -8, तो के का मान -8 बट्टा में 4, 4 दूना के 8, तो के का मान कितना हो जाएगा -2 होगा। चलिए बाबू अब देखते हैं एक समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य हो। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जहां पर कौन सा पद वाली बात होगी तो वहां पे आप डायरेक्ट मान लेंगे कि माना कि श्रेणी का जो nवां पद है वो शून्य है। जब nवां पद शून्य मान लेंगे तो an इक्वल टू 0 यानी n का मान पूछ रहा है, तो श्रेणी का प्रथम पद a का मान 21, d का मान 18 माइनस 21 -3 हो जाएगा। nवां पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो nवां पद an का मान 0, a का मान 21 प्लस n माइनस 1, d का मान -3 हो जाएगा। तो प्लस 21 इधर जाएगा -21, गुणा से इधर जाएगा भाग, -3 माइनस माइनस कर जाएगा, 3 7 21, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे आपको मिला कि 7 बराबर n माइनस 1 इधर जाएगा +1, 7 धन 1 बराबर n, 7 में 1 को जोड़ेंगे 8, n का मान कितना होगा आपका 8 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा को ज्ञात करने के लिए पहला भी क्वेश्चन हमने बताया था, जो आपके समीकरण दिए रहेंगे इसको द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर लीजिएगा और a, b और c का मान निकाल लेना। तो a का मान 1, b का मान -2, c का मान 5 हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, तो -b का मान -2 बट्टा में 1 माइनस माइनस प्लस 2 बट्टा में 1, 2 में 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा 2 होगा। अगला क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 60 अंश का मान निम्न में से कौन है। इसके लिए हम आपको कहे थे त्रिकोणमिति में आप टेबल याद कर लेंगे, जैसे 2 का 60 अंश का मान 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो 2 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 2 दूना के 4, 1 में क्या होगा आपका 2। टेबल बिल्कुल आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दो वृत्त हैं तो उनकी दो त्रिज्याएं होंगी, एक त्रिज्या को कैपिटल आर दूसरे को मानते स्मॉल आर, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर बराबर 2/3। पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर, दुगना के 4, 3 तिली के 9, यानी कितना आएगा 4 संबंधे 9 आएगा। ठीक, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता तभी हो सकती है यदि P का मान, ध्यान देंगे प्रायिकता कब होगी, यदि प्रायिकता जो P होगी वो 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर हो और नहीं तो 1 से छोटा या 1 के का हो बराबर हो, तभी प्रायिकता हो सकती है। इसमें जो आपका 1.5 होगा ये प्रायिकता नहीं होगा। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह को ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो 20 धन 10 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 होगा। यहाँ पे कह रहा है 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5 और 7, 6 का बहुलक क्या होगा। बहुलक में जो बार बार आए वही होगा, 30 का 11 बहुलक होगा। क्या होगा 11।
तो इस प्रकार से आपके जितने भी 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको बताया, ये आपके समाप्त हुए। तो प्यारे बच्चों, एक ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और कलम साथ में ले करके बैठिए, प्रत्येक क्वेश्चन को नोट कीजिए और हल करने का पूरी अच्छी तरीके से प्रयास कीजिए। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में न आए तो नीचे कमेंट कीजिए, आपको प्रश्न दोबारा बताया जाएगा। और अपनी तैयारी मैथ की बिल्कुल मजबूत रखिए। मैथमेटिक्स का पेपर अगर आपका अच्छा जाएगा तो आपके मेहनत के बदौलत ही अच्छा जाएगा, तो आपका स्कोर बहुत बेहतर होगा। तो अगर मेरी ये वीडियो और मेरा प्रयास आपको पसंद आया हो तो आप इसके लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और उनसे बोलिए कि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें कि कोई भी आपको हम वीडियो मैथ से संबंधित अपलोड करें तो आपके पास वो नोटिफिकेशन जाए और अपनी तैयारी को आप प्रबल तरीके से मजबूत बनाए रखें। आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।